जीटीबी अस्पताल पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके सामने अचानक से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन हो रहा था पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले यहां पर जो स्टाफ होते हैं जो कि मेंटेनेंस वर्क में काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया या फिर अन्य डिपार्टमेंट के लोग, तो ये लोग तमाम जो है वो यहां पर जुटे हुए थे और अचानक से नारेबाजी पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ होने लगी। मुख्यमंत्री इनके पास पहुंची तो इन्होंने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और इनकी क्या समस्या थी जो इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी और बातचीत हुई। इनसे ही पूछते हैं, आप लोग अचानक से सीएम के विजिट पर नारेबाजी करने लग गए, क्या समस्या थी? हमारी समस्या है, हमें नौकरी से निकाला गया है, हमारा वेतन नहीं मिला है, पीएफ बोनस हमें कुछ नहीं मिल पाया है और हमें नौकरी के तनख्वाह मांगते हैं तो नौकरी से बाहर कर दिया। कितने दिन से सैलरी नहीं? 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है, पीएफ बोनस कुछ भी नहीं दिया है हमारे को। अच्छा, अब तक हम बहुत ज्यादा परेशान है, बीवी बच्चों से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि आत्महत्या करने को मन कर रहा है। नौकरी से गए हुए कितने दिन हो गए? 2 महीने नौकरी से बाहर हो गए। 2 महीने? हमें 9 साल का गिफ्ट दिया गया है। अच्छा। 9 वर्ष का बहुत अच्छे से गिफ्ट दिया है कि जाओ आप बाहर जाओ। कितने साल से काम कर रहे थे? मेरे को 14 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, 14 साल से आप लोग एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बस हमें काम चाहिए, हमारे को हम काम कर रहे हैं। 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और उसके बाद उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बेरोजगार भी हो गए। आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं जी। अच्छा। हमारे अफसरों के पास हम जाते हैं सैलरी मांगने के लिए, तो वो कहते हैं कि आप हमारे पास मत आओ, ठेकेदार के पास जाओ। और जब ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारी पेमेंट ऊपर से नहीं हो रही है। तो अब हमारे तो सर आप बताओ, हमारे 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, बच्चों की फीस भरनी होती है, सारी चीज जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है फैमिली की, हम कहाँ से करें ये बताओ सर। इसलिए हमने आज मैडम से बोला, मुख्यमंत्री जी मैडम से बोला है, अगर उन्होंने सुन लिया हमारी तो फिर हमारी सैलरी हो सकता है। कितने ऐसे स्टाफ होंगे जो कि 110 स्टाफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं और बाकी सिविल के 60-70 लड़के सिविल के हैं जी। जी, तो आप लोग एकजुट होकर एक तरह से ये प्रदर्शन होकर हम आए थे कि मैडम के पास समस्या दे दें, क्योंकि ये हमें किसी के पास जाने नहीं देते हैं, ये हमें हमेशा दबा देते हैं और धमकी अलग देते हैं कि अगर आप हमारे पास बार बार आओगे तो हम नौकरी से हटा देंगे। और हमारे ऐसा हुआ भी है, हमारे ग्रुप के जो स्टाफ हैं जो ज्यादा वो किए, उन्हें 10-10 दिन 15-15 दिन, इनको 15 दिन बैठाया गया था क्योंकि इन्होंने लेटर लेके आगे गए एक्शन के पास, एक्शन मैडम के पास आगे गए। शिकायत करने वाले के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाती है। ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन? अब आश्वासन दिया है कि मैं संज्ञान में लेती हूँ और आपका जो भी प्रॉब्लम हो समस्या को सुनवाई कर हल करती हूँ। तो आपको 15 दिन के लिए क्यों निकाला गया? 15 दिन के लिए सरकार की तरफ से न्यूनतम वेतन जो बढ़ाया जाता है, महंगाई भत्ता, मैंने उसके लिए एक ठेकेदार को लेटर दिया था कि ये तनख्वाह बढ़ाई गई है, कृपया करके हमको सभी की तनख्वाह बढ़वाई जाए। कभी से जैसे मैंने वो लेटर दिया ठेकेदार को, तुरंत मुझे नोटिस दे दिया कि तुम्हें तत्काल हटाया जाता है। नहीं, तत्काल हटाया जाता है। जब फिर ऊपर से हमारी एक यूनियन होती है, उससे दबाव बनवाया गया, तो 10 दिन बाद वापस 10 दिन के, और उसमें सैलरी भी काट दी गई है, जिसमें कि एक अफसर कोई भी ना तो इसकी रिकवरी करते हैं ठेकेदार की, आपस में इतनी इनका तालमेल है कि इतना भ्रष्टाचार है कि इसकी रिकवरी नहीं करते, कुछ नहीं करते। बल्कि अगर हमारा मेरी 900 रुपए कटते तो ठेकेदार का 1800 रुपए कटना चाहिए रिकवरी में, लेकिन ये इतने रूल रेगुलेशन के अंतर्गत ना काम करके डबल रिकवरी नहीं करके रिश्वत अपनी जेब में भरते हैं। कौन है ये ठेकेदार, क्या नाम है, किस कंपनी के हैं? ये त्यागी कंस्ट्रक्शन के नाम से है, अजय त्यागी। अच्छा। और इन्होंने क्या किया है, ये अफसरों से मिलके ठेके 3-3 महीने के, जबकि हमारा बड़ा टेंडर होना था वो ना होकर के छोटे छोटे टेंडर कर दिए, वो उसी बंदे को रेगुलर टेंडर मिले जा रहे हैं। हर महीने उसी को दे रहे हैं, हर महीने उसी को दे रहे हैं, उसी का टेंडर लगवा रहे हैं बार बार। तो जो क्या डायरेक्टर है यहाँ के, वो भी इस प्रक्रिया में सारे मिले हुए हैं जी, ऊपर से नीचे तक सारे मिले हुए हैं, एक्शन, जेई, एई सारे मिले हुए हैं इसमें। और जो है, अगर हम मिलने जाते हैं तो हम शिकायत करने जाते हैं तो ये कहते हैं एफआईआर कराओ, इनकी एफआईआर कराओ, भगाओ यहाँ से इनको, ऐसे करते हैं हमारे साथ। पूरा बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। तो ये समस्याएं हैं इन तमाम स्टाफ की, जिनकी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन्हें फिलहाल ये आश्वासन भी दिया है कि जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन बड़ी शिकायत ये कर रहे हैं, जीटीबी अस्पताल जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो अभी नई बनी है, वो यहाँ पर दौरे के लिए आई है, यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। लेकिन उस व्यवस्था में सबसे बड़े समर्थन के तौर पर जो लोग काम करते हैं, यानी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टाफ हो या फिर सिविल डिपार्टमेंट के स्टाफ, जो कि हॉस्पिटल के रख रखाव और मेंटेनेंस में इनकी एक बड़ी भूमिका होती है। 150 से ज्यादा ये स्टाफ है, 200 के करीब इनकी संख्या है। लेकिन उसके बावजूद 4 महीने से वेतन ना मिलना और ठेकेदार का राज, यहाँ पे इनका कहना है कि अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार इनको दबाकर रखते हैं, इनको जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं, और अगर अपने हक की आवाज ये उठाने की कोशिश करते हैं तो इन पर उल्टे कार्रवाई कर दी जाती है, इनको काम से निकाल दिया जाता है। अब ये बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के संज्ञान में आ गई है, देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई इन पर होती है और जो वेतन इनका, जो पैसे इनके अभी तक पेंडिंग है, नहीं मिले हैं, वो क्या इन्हें मिल पाते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए
वीरेंद्र मौर्य के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर। एक एक जैसे है कि मरीज है बेचारा परेशान हो रहा उसे उसके लिए कम से कम एक एक बेड पे 2-2 3-3 एडजस्ट हो रहे हैं। एक तो वो वैसा मरीज, दूसरा उसको दम घुट जाए वैसे ही। तो कुछ अगर गवर्नमेंट सहायता करे तो थोड़ा सा और या में मरीजन को सुविधा मिले। अच्छा, बेड की कमी है। हाँ, समस्या एक पे तो एक ही मरीज होना चाहिए, एक पे 3-3 लेट पाएंगे तो कहाँ से आराम मिल पाएगा। और जो उनकी साथ में रहते हैं वे तो और भी ज्यादा परेशान, रात भर नहीं काट पाते। तो यही समस्या है। तरफ ही बिताते पूरी रात, अंदर तो जगह ही नहीं मिलती उनको आकर, परेशान रहते हैं सबसे ज्यादा। मरीज भी परेशान और जो साथ में आता है एक बंदा वो भी परेशान रहता है इनके साथ। यहाँ पे एक बात बहुत परेशानी है यहाँ पर। यहाँ पे जो है महिला शौचालय नहीं है कई वार्ड में। हाँ, ये बस ये पुरुष शौचालय है, महिला शौचालय कोई नहीं है। दूसरे वार्ड में जाते हैं। मैं बोला था उनसे, जो बात करी थी हमारी जो बात हुई थी उनसे, मैं पर्चा लेकर उनके सामने गया था। अगर आपको हमसे कोई बात करनी हो तो अगर आपसे हमसे पूछना चाहो तो हमसे पूछ लेना। बोलिए। ये सुविधा क्या कह रहे थे, बताइए। सर मैं आशा वर्कर हूँ दुर्गापुरी डिस्पेंसरी में। कल 1 बजे की वारदात है, मैं घर पे नहीं थी, मैं हापुड़ गई हुई थी। गैस कनेक्शन वाला आया आईजीएल कंपनी से और मेरे बच्चे के जो दोनों तरफ से कनेक्शन खोल दिया, जिसके कारण पूरा घर उड़ गया मेरा और मेरे बच्चे यहाँ से यहाँ तक जला हुआ है पूरा। लेकिन मुझ कोई देखने नहीं आया, कोई यूं नहीं कि बच्चे को क्या हो रहा है। और ये बता दिया गया है कि बच्चे को कुछ नहीं है, कुछ नहीं जला, जबकि मेरा बच्चा इतना जल रहा है और बहुत तड़प रहा है। कहाँ एडमिट है ये 143 नंबर वार्ड में शिशांत नाम है मेरे बेटे का। जबकि ये कह दिया गया है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये हुआ, लेकिन सिलेंडर का टुकड़े कहीं नहीं है। जबकि वो कनेक्शन खोल के वो मेरे से ये कह रहा है कि 200 रुपए लगेंगे, आपका कुछ चीज ठीक करनी है। मैंने कहा भैया अभी मत आना, आपके 200 लगे 400 लगे, आप 6 बजे के बाद आ जाना मेरे घर पे, अभी मत आना, अभी मैं नहीं हूँ वहाँ पे। कनेक्शन उसकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि उसने उधर से और उधर से दोनों साइड से कनेक्शन खोल के और माचिस की। मेरा बच्चा ये कह रहा कि 2 बार बोला मेरा बेटा अंकल महक आ रही है इसकी गैस की, उसने नहीं सुना, उसने तिल्ली लगा दी और मेरा बच्चा बहुत दीवार में जाके पड़ा और इतना मेरा बच्चा पूरा जला हुआ है। सर हमारी अभी तो इंस्पेक्शन चल रहा है और इस अस्पताल में मैं देख रही हूँ कि कोविड के समय में को थोड़ा नीचे कर सकते हैं आप लोग। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। सुनो, मैंने अब छोड़ दीजिए, मैं नहीं। तुम डिस्टर्ब कर रहे हो यार, ये मोबाइल तुम ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। भाई आप इधर आओ भाई। आप नीचे करिए, नीचे इसको दे दो, आगे पकड़ा दो, नीचे रखो। हो गया भाई। एक मिनट, अभी मेरा राउंड शुरू हुआ है और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपेप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है चीज़ें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है, ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं। आज की डेट में जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? और जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग,
यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया है वो, स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से, करोड़ों। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब का है, आइए। ये जो पीछे का पोटा केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाया था, हाँ, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना % पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? टोटल 7 का मिला के 1100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी सातों की सातों बिल्डिंग थी। और आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर फॉलो ही नहीं किए गए हैं। मैम, केवल इस हॉस्पिटल की बात है जिसमें आपने बताया कि 2500 करोड़ लगेंगे, या वो सभी हॉस्पिटल? वो 7 बिल्डिंग जो उस समय सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उसमें से एक बिल्डिंग ही है। यहाँ की बिल्डिंग की कॉस्टिंग कितनी है? अलग-अलग एस्टिमेट्स अभी नहीं है मैम, इट वाज अ कॉमन एस्टिमेट था उसका। माना जाए भी बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की हायरिंग हुई उसमें बहुत। अभी मैं यहाँ इस बिल्डिंग में आई हूँ तो लगातार वो जो कर्मचारी थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह का माहौल है, और मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। अभी इस तरह के न जाने कितने ही मुद्दे अभी खोज के हमें निकालने होंगे। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 2500 दीजिए, पहले वो ये देखें कि दिल्ली सरकार वो किस हालत में छोड़ के गए, कितना करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान दिल्ली की जनता का किया। आज इतना हजार सामान अस्पतालों में सड़ रहा है। ये एक अस्पताल की बात नहीं है, ये सारे अस्पतालों में इससे बड़ी सूचियां पड़ी। आपने खुद पूरे के पूरे उसकी गोदाम की हालत देखी, आप बिल्डिंग की हालत देखिए, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीजें नहीं है। इस बीमार हालत का जिम्मेदार कौन है भाई? आज हमें तो इस स्थिति में आप देखे जा रहे हो। हम इसके लिए प्रयास करेंगे चीजों को ठीक करने की। आपने पूरे के पूरे सिस्टम को डिफंक कर दिया। आज वो अस्पताल जिसमें हजारों मरीज रोजाना आते हैं, वो इलाज नहीं पा रहे। बेचारे डॉक्टर्स एम्बेरस है। मतलब यहाँ के एमडी साहब जो हैं, इनके पास 4 हॉस्पिटल का चार्ज है। क्या इतने बड़े 4 अस्पताल की संभालने के लिए स्थिति में है? इतना ओवरबर्डन किया हुआ एक अस्पताल आदमी संभालने में दिक्कत है। आज जो रिक्रूटमेंट होनी है, आज जो उन्होंने भर्ती करनी थी डॉक्टर्स की, एमडीज की, वो सब नहीं किया, उस सबको गड्ढे में डाल दिया। आज 4 बड़े अस्पतालों का एक एमडी काम कर रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे कि वो क्या अस्पताल को देखेंगे, क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं? ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल और केवल चैनल्स पे नोटंकी करने के लिए है। काम करने की दृष्टि से उनका हेल्थ मॉडल, उनका एजुकेशन मॉडल जीरो है, जीरो। और हम ये बता रहे हैं, कल जो EWS का एजुकेशन का जो ड्रॉ होने वाला है, उसको भी हम मीडिया के उपस्थिति में और बड़ी स्क्रीन लगा के जनता के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से करने वाले हैं। कोई भी बंद कमरे में कोई अधिकारी चाहेगा कि वो ये ड्रॉ कर लेगा तो हम उसे होने नहीं देंगे। इतने सारे बच्चों का, 38,000 बच्चों के भविष्य का सवाल है। पूरी ट्रांसपेरेंसी से कल दोपहर को वो होगा, जहां पे आप लोग भी आमंत्रित हैं। आप सबकी उपस्थिति में बड़ी स्क्रीन के साथ हम करेंगे। और ये अस्पतालों में जितना भी मटेरियल इस तरीके से डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हम बिठा करके इन सामान की उपयोगिता क्या है, अब ये फेंकने में बेहतर है कि इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है, ये हम करेंगे। परंतु सच में बड़ा ही शर्मनाक है
और दिल्ली की जनता के लिए बड़ा दर्दनाक है कि ऐसी स्थिति में उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों को छोड़ा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़ा है कि दिल्ली वालों के लिए शर्म से डूबने के अलावा आम पार्टी का दावा है कि स्वास्थ्य में क्रांति आई है। आप अंदर गई, तमाम सामान आपको आप क्रांति देख लीजिए।